हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे। हाँ बालक, कैसे हो? बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल अपन बीट्स के बारे में पढ़ रहे थे, विस्पंद के बारे में पढ़ रहे थे। विस्पंद के लिए अपन ने बोला बेटा मेनली 4 प्रकार की आवृत्ति अपन से पूछी जाती है। 4 प्रकार की आवृत्ति पूछी जाती है बेटा। बीट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 प्रकार की आवृत्ति अपन से पूछी जाती है। 4 प्रकार की आवृत्ति जो बेटा मैंने तुम्हें बताई थी, पहली मैंने तुमसे बोली थी विस्पंद आवृत्ति। पहली बोली थी बेटा विस्पंद आवृत्ति। और विस्पंद आवृत्ति के लिए बोला था बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा? N1 डिफरेंस N2, N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1। ये होती थी क्या बेटा विस्पंद आवृत्ति? हाँ बेटा जी, यही होती थी विस्पंद आवृत्ति। उसके बाद में बेटा तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति। तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति, तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति भी क्या होती थी बेटा? जो विस्पंद आवृत्ति होती है वही तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति होती है, N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1। बेटा 2 आवृत्ति तो बिल्कुल सेम थी, एक तो विस्पंद आवृत्ति और एक तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति। तीव्रता में जैसे परिवर्तन होता है, जैसे तीव्रता का एक साइकिल कंप्लीट होता है, ऐसे ही एक विस्पंद भी कंप्लीट हो जाता है बेटा, एक बीट कंप्लीट हो जाती है। हाँ बेटा, फर्स्ट स्लाइड है ये, फर्स्ट स्लाइड है। तो 2 प्रकार की आवृत्ति बेटा कल तक का रिवाइज करवा रहा हूं। अभी 2 प्रकार की आवृत्ति अपन पढ़ चुके थे बेटा, विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद आवृत्ति और बेटा तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति। दोनों आवृत्ति सेम होती थी बेटा, N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1। उसके बाद में बेटा अपन ने 3rd नंबर वाली आवृत्ति की बात करी कि 3rd नंबर वाली आवृत्ति, तो अपन ने बोला बेटा कि जो परिणामी तरंग रहेगी उसकी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति क्या रहेगी बेटा? दोनों तरंगों की आवृत्ति का एवरेज रहेगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2। यह परिणामी तरंग की आवृत्ति है। फिर बेटा मैंने बोला कि आयाम की आवृत्ति, आयाम परिवर्तन की आवृत्ति। तो बेटा आयाम परिवर्तन की आवृत्ति जो है वो I की तीव्रता परिवर्तन की आधी होती है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो बेटा जो आयाम परिवर्तन की आवृत्ति रहेगी वो तीव्रता परिवर्तन की आवृत्ति की क्या रहेगी? आधी रहेगी। तो बेटा अपन ने बोला N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा समय की बात करता हूं कि इसमें समय कौन कौन से पूछे जाते हैं। समय कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो बेटा अगर समय की बात की जाए तो समय की बात कर रहे हैं अपन, समय कौन कौन से तुमसे पूछे जाएंगे? तो समय बेटा एक तो विस्पंद काल पूछा जाता है। विस्पंद काल मतलब तीव्रता अधिकतम से वापस अधिकतम हो जाना, यह विस्पंद काल है बेटा। और इसका फॉर्मूला मुझे पता है, 1/N1 माइनस N2 होता है, 1/N1 माइनस N2। बेटा एक समय और पूछता है वो कि जो परिणामी तीव्रता है वो अधिकतम से क्या हो जाए? न्यूनतम, या फिर न्यूनतम से क्या हो जाए? अधिकतम। तो बेटा वो टाइम कितना होता है? विस्पंद काल का आधा होता है। क्या होता है बेटा? वो टाइम विस्पंद काल का आधा होता है। अब बेटा इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं आगे कि बीट्स के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन बात कर रहे हैं स्वरित्र के कंपन। तो बेटा स्वरित्र कोई यू टाइप का, यू शेप की कोई, यू शेप का कोई जो मेटल होता है, यू शेप की कोई मेटल होती है बेटा, यू शेप का स्वरित्र क्या है? एक यू शेप की डिवाइस है बेटा जिसके हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है? हैंडल लगा होता है। इसको स्वरित्र बोला जाता है बेटा, ये स्वरित्र है। ये स्वरित्र है बेटा। जब स्वरित्र को रबड़ पैड पर मारा जाता है तो उसके ऊपर वाले भाग के कंपन आगे पीछे व हत्थे के कंपन ऊपर नीचे होते हैं। ध्यान देना बेटा, ये क्या बोलना चाह रहा है, समझना मेरी बात को बेटा, है ना बेटा। जैसे अपन इस रबड़ पैड को मारते हैं, यहां पे रबड़ पैड को बेटा, इसको जैसे रबड़ पैड पे मारा जाता है बेटा। अभी अभी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट चीज पढ़ा रहा हूं, है ना क्लास, अभी अभी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट चीज पढ़ा रहा हूं। हाँ वाला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुनिएगा बात को, है ना।
तो बेटा ये स्वरित्र है, स्वरित्र यू शेप की कोई यू शेप का कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके नीचे एक हैंडल लगा होता है बेटा। जब इसको रबड़ पेड़ पे मारा जाता है, रबड़ पेड़ पे से मारूंगा इसको, इससे रबड़ पेड़ पे मारा जाएगा बेटा, इसको यहां से रबड़ पेड़ पे मारा जाएगा, तो इसमें बेटा इस टाइप के कंपन उत्पन्न होंगे, इस टाइप के कंपन उत्पन्न होते हैं बेटा। देखो बेटा जो ये यू शेप था, जो यू शेप था बेटा, देखो जो यू शेप था, ऊपर वाले भाग के कंपन, ऊपर वाले भाग के कंपन तो क्या अनुप्रस्थ कंपन है क्या बेटा? ये अनुप्रस्थ तरंग है क्या? ऊपर वाले में तो कौन सी तरंग बह रही है? अनुप्रस्थ तरंग। देखो बेटा तरंग इधर जा रही है और जो कंपन है वो लंबवत दिशा में हो रहे हैं। माध्यम के कणों के कंपन जो है वो बेटा लंबवत दिशा में हो रहे हैं। देखिए अच्छा बेटा अब हैंडल में देखो, हैंडल के पास देखोगे तो बेटा यहां पर आते आते कंपन क्या वर्टिकल हो गए थे क्या? देखो इस हैंडल के पास देखो कंपन क्या वर्टिकल हो चुके हैं क्या हैंडल के पास आते आते? तो बेटा जो हैंडल में कंपन जाएंगे वो भी कौन से जाएंगे? वर्टिकल जाएंगे। इधर प्रेशर लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, ऐसे जाएंगे कंपन। तो बेटा इसमें तो क्या चलती है? पी वेव, प्रेशर वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें क्या चलती है बेटा? एस वेव। एस वेव मतलब क्या बेटा? अनुप्रस्थ तरंग। थ्योरेटिकली कभी पूछ लिया जाए बेटा, थ्योरेटिकली कभी पूछ लिया जाए बेटा। पिछली स्लाइड है नहीं, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड है बेटा, पिछली वाली स्लाइड कैसे दिखाऊं? है नहीं पिछली वाली स्लाइड बेटा। याद तो आ रहा है तुम्हें? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग, रस्सी तरंग। रस्सी में बेटा कणों के कंपन जो होते हैं वो तरंग दिशा के लंबवत होते हैं, तरंग दिशा के लंबवत होते हैं। और बेटा ध्वनि में, पी वेव में जिधर तरंग प्रवाहित होती है उसी दिशा में कंपन होते रहते हैं। याद आ रहा है कैसा तुम्हें कुछ? तो बेटा थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वरित्र होता है बेटा, स्वरित्र का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग में तो बेटा कंपन कौन से होते हैं बेटा? अनुप्रस्थ कंपन होते हैं। तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और जो बेटा इसका हैंडल है, जो इसका हत्था है, उसमें अनुदैर्ध्य तरंग होती है बेटा, उसमें अनुदैर्ध्य तरंग होती है। विस्पंद के अनुप्रयोग बेटा, विस्पंद का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग ही यही है। विस्पंद का अनुप्रयोग क्या है बेटा? विस्पंद का उपयोग अज्ञात स्वरित्र, कोई स्वरित्र, अज्ञात स्वरित्र किसको बोला जाता है बेटा? जिसकी आवृत्ति मुझे पता नहीं है, की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्वरित्र प्रणोदित दोलन पर आधारित होते हैं। स्वरित्र किनके बने होते हैं बेटा? इनवर के बने होते हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट से पढ़ लेना। यदि हम स्वरित्र पे मोम लगा दे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोम लगा देते हैं तो आवृत्ति क्या होती है? कम। ऐसे बेटा स्वरित्र को अगर घिस दिया जाए तो आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्वरित्र पे जैसे बेटा तुम मोम लगाओगे ना, स्वरित्र की मतलब ब्लेड की बात की जा रही है, यू शेप की ब्लेड, अगर उस पर मोम लगा दिया जाए उसकी साइज बढ़ जाएगी बेटा। मोम लगाने से मोटा हो जाएगा थोड़ा, जो ब्लेड है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, और मोटी हो जाएगी तो बेटा जितनी तेजी से कंपन कर रहा था उससे स्पीड कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, थोड़ी आवृत्ति घट जाती है मोम लगाने से। ऐसे बेटा अगर तुम उसको घिस दोगे, घिस के बारीक कर दोगे ना उसकी ब्लेड को, तो अगर घिस के बारीक कर दिया तो बेटा उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। क्वेश्चनों में बोली जाएगी ये चीजें कि अगर इसमें मोम लगा दिया जाता है, अगर इसमें मोम लगा दिया जाता है तो बेटा स्वरित्र पे अगर मोम लगा दिया जाता है तो आवृत्ति घट जाती है, और स्वरित्र को घिस दिया जाता है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। डन है बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और बेटा इस स्वरित्र के क्वेश्चन जो है, स्वरित्र पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे बेटा, बेसिकली ये क्वेश्चन फिजिक्स के है ही नहीं, ये क्वेश्चन किसके? रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि तुम्हारा माइंड कितना सोच पाता है, कितना समझ पाता है। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, बीट फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला, n1 माइनस n2। मैथ्स की तो बात ही नहीं है यहां पे, फिजिक्स की तो बात ही नहीं है भाई। n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 सिंपल सा फॉर्मूला है बीट फ्रीक्वेंसी का बेटा, n1 माइनस n2। स्वरित्र के क्वेश्चन में भी बेटा सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा n1 माइनस n2। लेकिन बेटा बात किसकी है? रीजनिंग की है, रीजनिंग की बात है कि अपन कितना सोच पाते हैं, कितना। एक बार मोम लगा देगा, कभी घिस देगा, कभी आवृत्ति बढ़ जाएगी, कभी आवृत्ति घट जाएगी, ऐसे कर करके बेटा इधर उधर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे।
बेटा क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है, दूसरे नंबर वाली स्लाइड है, तीसरे नंबर वाली स्लाइड है, अभी स्वरित्र के बारे में बताया, क्वेश्चन के फर्स्ट टाइप पे आ रहा हूं बेटा, है ना। क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। देखो बेटा, स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज है, देखिए बेटा, स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज है, क्वेश्चन को देखना बेटा, एक स्वरित्र की आवृत्ति कितनी दी हुई है, 300 हर्ट्ज। बेटा जिसकी आवृत्ति पता है उसको क्या बोला जाता है, ज्ञात। क्या बोला जाता है, ज्ञात स्वरित्र है बेटा, एक ज्ञात स्वरित्र है। किसी अन्य स्वरित्र के साथ 5 बीट्स प्रति सेकंड उत्पन्न करता है, 5 बीट्स प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि स्वरित्र की भुजा पर कुछ अशुद्धि लगा दी जाए तो विस्पंदों की संख्या कम हो जाती है। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसमें एक वर्ड देख लेना बेटा, एक वर्ड देख लेना, यदि ज्ञात स्वरित्र, इस स्वरित्र की बात कर रही है ना, स्वरित्र मतलब इसी स्वरित्र की बात की जा रही है, इस स्वरित्र की भुजा पे मोम लगाया जा रहा है। या फिर और लिखना चाहो तो क्लियर लिख लो, यदि ज्ञात स्वरित्र की भुजा पर क्या लगा दिया जाए, मोम लगा दिया जाए। अब क्वेश्चन को समझना बेटा, रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुनना बेटा मेरी बात को, देखो जो ज्ञात स्वरित्र रहेगा ना बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, तुम्हारा अपना अपना मेथड हो सकता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तुम अपने अपने तरीके से सोच सकते हो, तुम्हारा अपना तरीका है सोचने का, है ना। तुम बैठे बैठे बिना पेन चलाए भी कर देते हैं बहुत से इसको, इस क्वेश्चन को, अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है। लेकिन बेटा एक बार मैं जो मेथड बता रहा हूं उस पर फोकस करना, आप उसको समझने की कोशिश करना, है ना, कि वो मेथड किस टाइप से रहेगा। तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि जो ज्ञात स्वरित्र रहेगा बेटा, उस ज्ञात स्वरित्र को तो किधर लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखना है। ज्ञात स्वरित्र को किधर लिखना है, बिल्कुल बीच में लिखना है। ज्ञात स्वरित्र को किधर लिखना है बेटा, बिल्कुल बीच में लिखना है। देखो जो ज्ञात स्वरित्र था, इसकी आवृत्ति कितनी बेटा, 300 हर्ट्ज है। कितनी बेटा, 300 हर्ट्ज। तो बेटा जो अज्ञात की आवृत्ति है, अज्ञात की 2 संभावनाएं बनेगी हमेशा, अज्ञात की 2 संभावनाएं बनेगी। अब देखो तुमसे बोला जा रहा है कि इसके साथ 5 बीट उत्पन्न कर रहा है, तो इसके साथ 5 बीट उत्पन्न करने वाली 2 आवृत्तियां है बेटा, 295 वाली भी 5 ही बीट उत्पन्न करेगी, 305 वाली भी 5 ही बीट उत्पन्न करेगी। देखो अगर मैं कह रहा हूं कोई अज्ञात स्रोत है बेटा, उस अज्ञात स्रोत इसके साथ 5 बीट उत्पन्न कर रहा है, तो उस अज्ञात स्रोत की आवृत्ति क्या रही होगी, या तो 295 रही होगी या फिर 305 रही होगी। समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को, या मैं बहुत काला लग रहा हूं? तो बेटा जो अज्ञात स्रोत रहेगा, अज्ञात स्रोत की 2 संभावनाएं बेटा जी, 2 संभावना है। जो अज्ञात स्रोत रहेगा उस अज्ञात स्रोत की बेटा जी 2 संभावना है, या तो क्या है बेटा 305 हर्ट्ज, या फिर क्या है बेटा जी 295 हर्ट्ज। ये दोनों संभावनाएं है बेटा, ये दोनों संभावनाएं हैं। तो अज्ञात वाला जो रहा होगा उसकी आंसर क्या दोगे, आंसर क्या दोगे? अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति पूछी जाए तो आंसर क्या देना है, 295 या फिर कितना बेटा 305 देना है। अब जरूरी नहीं कि बेटा दोनों आंसर सही हो सकता है इसमें से एक ही आंसर सही हो। अभी आंसर नहीं आया बेटा, है ना। अब उसने आंसर को कंफर्म करने के लिए, आंसर को कंफर्म करने के लिए उसने बोला यदि ज्ञात स्वरित्र की भुजा पर कुछ मोम अशुद्धि लगा दी जाए, अशुद्धि लगाने का मतलब मोम लगा दिया बेटा, तो विस्पंदों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विस्पंदों की संख्या क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो बेटा इसने क्या किया, इस पे मोम लगा दिया, मोम लगा दिया। इस ज्ञात वाले पे क्या किया बेटा, मोम लगा दिया। अच्छा बेटा जैसे मैंने मोम लगाना स्टार्ट किया होगा तो इस ज्ञात वाले स्वरित्र की आवृत्ति क्या होने लगेगी बेटा, क्या होने लगेगी, 300 से कम होने लगेगी। 300 से कम होकर कितनी होने लगेगी बेटा, 299 हो जाएगी, 298 हो जाएगी, 297 हो जाएगी, 296 हो जाएगी। बताइए बेटा इसकी आवृत्ति कम होगी क्या, इसकी आवृत्ति कम होगी क्या? अच्छा बेटा इन अज्ञात वालों पे मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, अज्ञात वालों की कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। अब अज्ञात वाले की मेरे दिमाग में 2 संभावनाएं चल रही कि अगर 295 था, अगर 295 सही आंसर था तो 295 सही आंसर था तो बेटा देखो यहां पर बीट लिख रहा हूं, अब है ना बीट संख्या लिख रहा हूं। बेटा यहां पर कितनी बीट रह जाएगी, बीट क्या होती जा रही है बेटा, बीट संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है क्या, देखो
बीट संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है क्या? बीट संख्या कम होती जा रही है क्या बेटा? देखो, अगर ये वाला आंसर रहा होगा, ये वाला सही आंसर रहा होगा अज्ञात का, तो बीट संख्या क्या होती जाती? कम होती जाती। अच्छा बेटा, अगर सही आंसर ये रहा होता, अज्ञात स्रोत की आवर्ती का सही आंसर ये रहा होता, तो बेटा इसमें बीट संख्या क्या होती जाती? बढ़ती जाती क्या? देखो अभी कितनी बीट है? 5। 299 रहते कितनी बीट हो जाती? 6। ये रहते कितनी हो जाती? 7। फिर कितनी हो जाती? 8। फिर कितनी हो जाती? 9। तो बेटा अगर ये आंसर रहा होता, ये अज्ञात सूत्र की आवर्ती रही होती, तो बेटा बीट संख्या क्या होती? बढ़ती। और बेटा ये आवर्ती रही है तो बीट संख्या क्या होगी? घटेगी। तो बेटा बीट संख्या क्या बोला है उसने? घट रही है या बढ़ रही है? बीट संख्या घट रही है या फिर बढ़ रही है? तुम बताओ बेटा कौन सा आंसर है? अज्ञात सूत्र की कौन सी वाली आवर्ती सही मानी जाएगी? अज्ञात सूत्र की 2 संभावनाएं दिख रही थी मुझे, उसमें से कौन सी वाली संभावना सही है? किसमें कम हो रही है बेटा? बीट्स किसमें कम हो रही है ये बताइए। बीट्स किसमें कम हो रही है? कम हो रही है, इसका मतलब अज्ञात सूत्र की कौन सी वाली आवर्ती सही मानूंगा मैं? कौन सी वाली आवर्ती सही मानूंगा? कौन सी वाली आवर्ती के लिए बीट संख्या कम हो रही है? बिल्कुल सही जवाब बेटा, 295 में सही आंसर होगा, है ना। बीट संख्या इसमें क्या हो रही है? घट रही है। अच्छा लेकिन बेटा तुम मुझे एक बात और बताओ, क्या इसमें बीट संख्या हमेशा घटेगी सही या इसमें बीट संख्या बढ़ भी सकती है? अगर 295 में आवर्ती रही हो, इसको मोम लगाता जाऊं लगाता जाऊं लगाता जाऊं, तो बीट संख्या हमेशा घटती जाएगी या एक टाइम बाद वापस बढ़ने भी लग जाएगी? सुनना बेटा मेरी बात को, मैं क्या पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, मेरी बात सुनना बेटा। देखो तुम इसको मोम लगाते जा रहे हो, बताओ बेटा 296 के बाद मान लीजिए कितना हो जाता है बेटा? 295 हो जाता है। बताओ 295 होते बीट कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी क्या? देखो 295 में बीट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्या बेटा? बढ़ने भी लग जाएगी बेटा, यहां पे 0 हो जाएगी, फिर और कम करते जाओगे और कम करते जाओगे और कम करते जाओगे तो वापस क्या होने लग जाएगी बेटा? बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। हमेशा घटेगी नहीं बेटा, जिसमें घटेगी उसमें एक टाइम के बाद 0 होने के बाद वापस बढ़ने लग जाती है। तुम खुद समझना बेटा, मेरी बात को समझना, है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये वाला तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये वाला भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और बेटा ये वाला जो है इसकी आवृत्ति क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, इस तरफ जाता जा रहा है, 295 की तरफ जाता जा रहा है। किधर की तरफ जाता जा रहा है बेटा? 295 की तरफ जाता जा रहा है। मान लो ये वाला अज्ञात है बेटा, ये ज्ञात वाला देखो, इनके बीच का गैप तो हमेशा बढ़ेगा। अगर 305 रही होती तो बेटा घटने का ऑप्शन ही नहीं था, हमेशा क्या होती? बढ़ती 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 बढ़ती। लेकिन बेटा जिसमें घट रही है, जिस वाली आवृत्ति के लिए मान घटता है घटता है घटता है, तो 0 होने के बाद घटते घटते 0 होगा, और 0 होने के बाद वापस क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो बेटा बढ़ाने का काम तो दोनों कर सकती है, बढ़ाने का काम तो दोनों कर सकती है, लेकिन घटाने का काम केवल एक ही कर सकती है। देखो देखो बेटा जी 305 होती आवर्ती, 305 होती, और इस अज्ञात वाले की 305, इस ज्ञात वाले की 299, इधर तो आवर्ती में सब बढ़ती जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। देखो अज्ञात वाला यहां है, अज्ञात वाला यहां पर है, ज्ञात वाला बेटा इधर साइड में है, वो हमेशा दूर जाता जा रहा है, तो हमेशा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी।
अब इस वाले की बात करता हूं बेटा, अज्ञात वाला यहां पर है, ज्ञात वाला इधर की तरफ आ रहा है, अज्ञात की तरफ आ रहा है, तो बेटा आएगा तो इधर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, पास आता जा रहा है, कम होती जाएगी, फिर कम होने के बाद एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी, फिर जीरो होने के बाद वापस क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी बेटा। समझ पाए हो क्या मेरी बात को, समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात को? तो बेटा घटाने का काम तो दोनों कर सकते हैं, बढ़ाने का काम, घटाने का काम तो एक ही कर सकता है, बढ़ाने का काम दोनों कर सकते हैं। जिसमें बेटा घट रही है थोड़ी देर बाद वो भी बढ़ाने लग जाएगा, घटने वाला घटते घटते जीरो होने के बाद वापस बढ़ता है, जीरो से एक दो। लेकिन जिसमें पहले से बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही है, 6 से 7 हो रही है, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी, अनंत तक। लेकिन बेटा घटने वाले में क्या होता है, 5 से घट रही है, घटते घटते 4 3 2 0 1, एक के बाद वापस क्या, बढ़ना स्टार्ट। तो बेटा बढ़ाने का काम दोनों कर सकते हैं, घटाने का काम एक ही कर सकता है। समझ रहे हो बेटा बात को? तो अगर घटाने का, आवृत्ति घट रही है बेटा, आवृत्ति घट रही है तो एक ही आंसर सही होगा, और आवृत्ति बढ़ रही है बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो दोनों आंसर सही होते हैं। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो घटाने का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा क्या भाई? इसमें तो आवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसमें आवृत्ति घटती भी है तथा कुछ समय बाद आवृत्ति क्या भी होती है, बढ़ती भी है। दोनों काम होते हैं घटने वाले में। जिसने घटना बोला है तो घटने का काम एक ही तरफ हो रहा है, बढ़ने का काम दोनों तरफ होता है, इस तरफ भी होता है, इस तरफ भी होता है। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फटाफट से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बेटा 3 बीट उत्पन्न कर रहा है, 3 बीट उत्पन्न कर रहा है, तो 155 या फिर 161 आंसर होगा, 155 या फिर 161 आंसर होगा बेटा। अब जैसे बेटा इसने बोला ना एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति, बेटा ये ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया, इसकी सूरत आवृत्ति गिवन है। किसी अन्य स्वरित्र के साथ 3 बीट्स उत्पन्न कर रहा है, मतलब या तो 155 रही होगी अज्ञात की, या फिर क्या रही होगी, 161 रही होगी। तो बेटा ज्ञात वाले की किधर लिखनी है, बीच में, ज्ञात वाली किधर लिखनी है, बीच में, ये 158 बेटा, 158। अज्ञात वाली की 2 संभावनाएं बेटा जी, अज्ञात वाली की 2 संभावनाएं हैं। ये अज्ञात बेटा, इसकी 2 संभावनाएं, एक ही संभावना नहीं है। अज्ञात वाली कितनी संभावनाएं बेटा, 2 संभावनाएं। अज्ञात वाली क्या हो सकती है, या तो बेटा 161 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है बेटा 155 हो सकती है। देखिए बेटा जी, या तो बेटा 158 155 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है बेटा 161 हो सकती है। अब बेटा घिसना किसको है, अब की बार देखो, यदि अज्ञात स्वरित्र की भुजा को थोड़ा सा घिस दिया जाए,
किसको घिस रहे हैं? ज्ञात वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। ज्ञात वाले की तो क्या बनी रहेगी? फिक्स बनी रहेगी 158। किसके साथ छेड़खानी की जा रही है? 100 अज्ञात के साथ, अज्ञात के साथ। अब बेटा अज्ञात के साथ छेड़खानी भी क्या की जा रही है? अज्ञात को क्या कर दिया जा रहा है? घिस दिया जा रहा है। अज्ञात को बेटा घिस दिया जा रहा है। अच्छा बेटा अज्ञात को घिस देते हैं, जिस भी स्वरित्र को घिस देते हैं उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बीटा आवृत्ति की बात नहीं कर रहा, बीटा आवृत्ति की बात नहीं कर रहा, स्वरित्र की आवृत्ति बढ़ जाती है बेटा। किसकी आवृत्ति बढ़ जाती है? स्वरित्र की आवृत्ति। तो बेटा अगर मैं इसको मैं अगर घिस देता हूं तो बेटा इनकी आवृत्ति क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। बढ़ने का मतलब इधर राइट में शिफ्ट होने लगेगी। बढ़ने का मतलब इधर राइट में शिफ्ट होने लगेगी। बताइए बेटा जी, अगर तुमने अज्ञात वाले को घिस दिया है बेटा, तो अज्ञात वाले को घिसते ही क्या होने लगेगा? अज्ञात वाले की आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा बढ़ जाएगी तो इसमें बताइए बेटा क्या इसमें आवृत्ति क्या होगी? घटेगी क्या? देखो इसमें आवृत्ति क्या होगी? घटेगी क्या? बीट आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। बीट आवृत्ति देखो डिफरेंस कम होता जाएगा क्या? 156 होगा, डिफरेंस 2 ही रह जाएगा। 157 होगा, डिफरेंस 1 ही रह जाएगा। 158 होगा, 0 डिफरेंस रह जाएगा। भाई 168 163 कैसे आंसर दे रहे हो? दो ही ऑप्शन बता रहा हूं। अज्ञात वाले की आवृत्ति 3 बीट उत्पन्न कर रहा है, तो कितनी आवृत्ति होगी बेटा? 155 या 161 में से आंसर देना है। अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति पूछ रहा है, देखो क्लियर पूछ रहा है। अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति आंसर क्या हो सकता है? 155 या फिर 161। इसमें बेटा बीट्स क्या होगी? कम होगी। इसमें बीट्स क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। इसमें बीट्स क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। अच्छा बेटा क्या तुम्हें पता है क्या कि जिसमें बीट कम होती है उसमें एक समय बाद, कुछ समय बाद बीट क्या भी होने लग जाती है? बढ़ जाती है। कुछ समय बाद बीट क्या भी होती है बेटा? बढ़ती भी है। देखो कुछ समय बाद बीट बढ़ती भी है। तो बेटा वो पहले बोल रहा था कि बीट 3 है, और 3 से बेटा कितनी कर रहा है? वो 7 कर रहा है। यहां से मुझे पता लग रहा है कि बीट क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। तो बीट बढ़ने का ऑप्शन बेटा इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। बीट बढ़ने का ऑप्शन इसमें भी रहेगा और उसमें भी रहेगा। बताओ मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये जैसे मान लो इसकी आवृत्ति बढ़ रही है अज्ञात वाले की, अज्ञात वाला मान लो 161 रहा होता, अज्ञात वाला मान लो 161 रहा होता बेटा, तो 161 रहा होता, तुम जैसे इसको घिसते इसकी आवृत्ति 162 163 164 165 होती क्या? तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी भी 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 हो जाती। क्या डिफरेंस बढ़ता जाता क्या? ज्ञात वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी बेटा। ज्ञात वाले पे कोई मोम कोई घिसाई नहीं हो रही है। अब की बात जो भी छेड़खानी करी हो किसकी करी? अज्ञात की। तो बेटा अज्ञात को शिफ्ट कर करके देखो तुम्हारा आंसर किसमें मैच हो रहा है, वो ये सही आंसर होगा। उसने क्लियर बोला है अज्ञात वाले को क्या किया जा रहा है? घिस दिया जा रहा है। तो अज्ञात वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ा बढ़ा के देखो, दो संभावनाएं, दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा बढ़ा के देखो किसमें बीट 7 हो सकती है, ये चेक करो। अब अज्ञात की दो संभावनाएं थी 161 और 155। मैं 161 वाले को बढ़ा बढ़ा के देख रहा हूं। ज्ञात वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ज्ञात वाला फिक्स रहेगा 158। ज्ञात वाले में कोई छेड़खानी मैंने नहीं करी है। तो बेटा ज्ञात वाला 158। अब अज्ञात वाले को बढ़ा के देख रहा हूं, पहले इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूं ये सही है या नहीं है। तो बेटा मान लो इसकी आवृत्ति 162 हो जाती, 162 होते कितनी बीट हो जाती बेटा? 3 से 4 हो जाती क्या? फिर और 163 हो जाती, कितनी हो जाती? 5 बीट हो जाती क्या? 164 हो जाते, 6 बीट हो जाती क्या? 165 हो जाती, 7 बीट हो जाती क्या? अच्छा बेटा इसको भी बढ़ा बढ़ा के देखो। अब 155 से बेटा तुमने 156 किया, 155 से तुमने 156 किया, तो बेटा बीट कितनी रह जाएगी? 2 ही रह जाएगी क्या? फिर 157 किया, बीट कितनी? 1 ही रह जाएगी क्या? फिर 158 किया, बीट क्या 0 रह जाएगी क्या? फिर 159 किया, बेटा ये इधर इसको भी इसकी आवृत्ति बढ़ते 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 इधर क्रॉस को के 7 तक भी तो बढ़ सकती है ना बेटा। देखो इसकी भी तो बढ़ते 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 165 हो सकती है ना भाई। जैसे इसकी बढ़ते बढ़ते 165 हो जाएगी तब बेटा
यहां पर बीट कितनी सुनाई देने लग जाएगी? 7। ऐसे बेटा इसकी भी तो मैं इसको ज्यादा घिसता जाऊं बहुत ज्यादा घिसतू तो इसकी भी तो 155 से बढ़ते बढ़ते 165 हो सकती है। तो बेटा बढ़ने वाले में क्या दोनों जवाब सही होते हैं क्या? दो संभावनाएं थी घिसने की पहले की, दो संभावनाएं थी कि घिसने के पहले जो अज्ञात स्वरित्र है 3 बीट उत्पन्न कर रहा है, तो बेटा या तो उसकी आवृत्ति 161 रही होगी या कितनी रही होगी? 155। फिर मेरे से बोला जा रहा है अगर इस अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति को इसको थोड़ा सा घिस दिया जाए तो 7 विस्पंद उत्पन्न करता है। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करो। तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति 155 भी हो सकती थी और 161 भी हो सकती थी। बेटा दोनों को अगर मैं घिसता जाऊं तो ये 7 बीट भी उत्पन्न कर सकते हैं। समझ गए हो क्या बेटा जी? दोनों आंसर सही होंगे क्या इसमें? दोनों आंसर सही होंगे क्या? इस वाले से बीट घटेगी, लेकिन घटने के बाद बेटा एक लिमिट के बाद 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद फिर से बीट संख्या क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। अच्छा इसमें हां बिल्कुल सही बात बोली है। इसने बोला है थोड़ा सा घिसा है। सही बात बोली है तुमने। जैसे इसे बोल दिया जाए ना बेटा थोड़ा सा घिसा है, तो बेटा फिर बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। किसको चूज करना है? फिर बेस्ट ऑप्शन को। और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा? 161। 161 से डायरेक्ट क्या मिलेगी बेटा? थोड़ा सा घिसते क्या मिल जाएगी? 7। इसमें बेटा बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा क्या? इसमें बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा क्या? 155 से 165 करने के लिए बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा। तो अगर बेटा केवल ये थोड़ा वर्ड नहीं लिखा होता, थोड़ा सा वर्ड नहीं लिखा होता, तो बेटा अपन ये जवाब देते। कौन सा जवाब देते? दोनों जवाब सही होते। लेकिन थोड़ा सा लिखा है इसलिए बेटा कौन सा जवाब सही होगा? 161 वाला जवाब सही होगा। इसमें बढ़ रही है बेटा। मोर करेक्ट। वैसे भी अगर दोनों ऑप्शन नहीं दे रखे हो, 158 161 दोनों नहीं दे रखे हो, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं कर रखे हो, ऐसे 1 और 2 ऐसे नहीं कर रखा हो, केवल बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो, तो बेस्ट ऑप्शन वैसे भी कौन सा होगा? 161 वाला ही होगा। अब बेटा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसको मैं सोल्व तुम्हें नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं केवल तुम्हें इस पेज से। सुनना मेरी बात को। कितने स्वरित्र है बेटा? 41 स्वरित्र। 41 स्वरित्र को श्रेणी क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक स्वरित्र अपने पास वाले के साथ 3 विस्पंद उत्पन्न करता है। यदि अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की 3 गुना हो तो निम्न की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बेटा एक तो फर्स्ट वाले की बतानी है, एक 11 नंबर की बतानी है, एक 16 नंबर की, एक 21 नंबर की और एक बेटा 41 नंबर की बतानी है। क्वेश्चन क्या है बेटा? समझना मेरी बात को। 41 स्वरित्र मैंने लगा रखे हैं। कितने स्वरित्र बेटा? 41। ये बेटा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और बेटा 41st। अब बेटा वो बोल रहा है कि हर स्वरित्र खुद से पास वाले स्वरित्र के साथ कितनी आवृत्ति, कितनी बीट उत्पन्न करता है? 3 बीट उत्पन्न करता है। मतलब सब में कितने कितने का डिफरेंस है बेटा? 3-3 का डिफरेंस है। सब में कितने का डिफरेंस है? 3-3 का। और फिर बेटा वो बोल रहा है कि लास्ट वाले की जो आवृत्ति है वो पहले वाले की कितनी है? 3 गुना है। इस पहले वाले स्वरित्र की आवृत्ति की 3 गुना कौन सी है? ये लास्ट वाले की है। ऐसा ही बोला है क्या? देखो ऐसा ही बोला था क्या क्वेश्चन में? 41 ही थे बेटा स्वरित्र। देख लीजिए कितने स्वरित्र थे? 41। अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति की कितनी गुना दी हुई है बेटा? 3 गुना दी हुई है। क्लियर है बात? अच्छा बेटा क्या
पहले तो कितने विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं? 3-3 विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं। कितने विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं बेटा? 3-3 विस्पंद। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा इस पहले स्वरित्र की आवृत्ति क्या है बेटा? ए है। पहले स्वरित्र की आवृत्ति क्या है बेटा? ए। ये इसके साथ बी विस्पंद उत्पन्न करता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी रहेगी बेटा? ए प्लस बी रहेगी। रहेगी क्या? या फिर ये बोल दीजिए कि कितनी रहेगी? ए प्लस 3 रहेगी। बेटा इसकी आवृत्ति अभी इसके साथ बी बीट्स उत्पन्न करता है, इसके साथ भी 3 तो इसके साथ भी 3, तो बेटा इसकी आवृत्ति कितनी रहेगी? ए प्लस 2 बी रहेगी। इसका मतलब बेटा ए प्लस 6 रहेगी। बोलो, इसकी आवृत्ति बेटा ए प्लस 3 बी रहेगी। इसका मतलब ए प्लस 9 रहेगी बेटा इसकी आवृत्ति। ये जो मैं आवृत्तियां लिख रहा हूं ये क्लियर है क्या बेटा तुम्हें? हर एक की आवृत्ति कितनी बढ़ती जाएगी? 3 बढ़ती जाएगी, 3 बढ़ती जाएगी। जितनी स्पंद है उतनी बढ़ती जा रही है। बी ऐड करते जाओ, बी ऐड करते जाओ, बी ऐड करते जाओ, नेक्स्ट वाली आवृत्ति आती जाएगी। भाई वो बोल रहा है कि बी बीट्स उत्पन्न हो रहे हैं या 3 बीट्स उत्पन्न हो रहे हैं, तो बेटा डिफरेंस भी कितने कितने का है? 3-3 का, तो 3-3 ऐड करते जाओ या बी बी ऐड करते जाओ, नेक्स्ट वाली आवृत्ति आती जाएगी। समझो मेरी बात को। इससे बेटा अगर तुम्हें इसकी लिखनी है 41st की, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। हां बेटा एपी है, जीपी नहीं, एपी है, एपी। अच्छा बेटा सेकंड वाले में कितना बी आ रहा है? 1b। थर्ड वाले में कितना बी आ रहा है? 2b। फोर्थ वाले में कितना आ रहा है? 3b। तो बेटा 41 वाले में कितना आएगा? ए प्लस 40 बी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ए प्लस 40 बी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ए प्लस 40 बी आएगा? नहीं आएगा। आ जाएगा ना बेटा जी? अब बेटा प्रश्नानुसार ऐसा लिख दूं क्या? प्रश्नानुसार ऐसा लिख दूं क्या? प्रश्नानुसार ऐसा लिख दूं क्या कि 41st वाले की जो आवृत्ति थी ए प्लस 40 बी जो रहेगा बेटा वो प्रथम आवृत्ति ए का कितना रहेगा? 3 गुना रहेगा। ये क्वेश्चन में बोला है क्या बेटा मेरे से कि लास्ट वाले की जो आवृत्ति है बेटा, लास्ट वाले की जो आवृत्ति है वो प्रथम वाली आवृत्ति की कितनी है? 3 गुना है। अमन रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। तुम लिख सही रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत लिख रहे हो, है ना? सुनो बात को। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने सही लिखी है क्या कि लास्ट वाले की जो आवृत्ति रहेगी ए प्लस 40 बी जो रहेगा, लास्ट वाला 41 वाला उसका मान क्या रहेगा? ए प्लस 40 बी। वो प्रथम आवृत्ति ए का कितना रहेगा? 3 गुना रहेगा। अच्छा बेटा यहां पर बी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है क्या? बीट्स की संख्या दी हुई है क्या? वो बी जो लिख रहे हैं अपन वो कितना है? 3-3-3 है क्या बेटा? 3-3-3 है क्या? तो बेटा बी की वैल्यू 3 लिख देता हूं। ए प्लस 120, बी की वैल्यू कितनी लिख दी बेटा? 3। ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3a, क्योंकि बी इज इक्वल टू कितना लिख दिया बेटा? मैंने 3 लिख दिया। बेटा इसको उधर ले जाइए। 2a इज इक्वल टू 120, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। अब वो कोई से नंबर की पूछे बेटा, कोई से नंबर की भी आवृत्ति पूछे तुमसे, कोई से नंबर की भी आवृत्ति पूछे, जिससे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 11 नंबर की बताओ बेटा, 11वें नंबर की, 11 वाले की बेटा, 11th की बताओ, तो 11th वाले की आवृत्ति क्या होगी बेटा? 11th वाले की आवृत्ति क्या होगी? बोलो। ए प्लस 10 बी होगी क्या? ए प्लस 10 बी। तो बेटा क्या लिखोगे? ए की वैल्यू क्या लिखोगे? 60 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आएगा बेटा? 90। ऐसे बेटा वो 21st की पूछ रहा है, 21st की, तो 21st की क्या लिखोगे? ए प्लस 20 बी लिखोगे क्या? कितना आ जाएगा बेटा? 60 प्लस 60, कितना आ जाएगा बेटा? 120 आ जाएगा क्या? देखो देखिए बेटा जी, क्वेश्चन को देखिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। डन है बेटा जी, आगे चला जाए।
ये लीजिए बेटा जी एक और क्वेश्चन। एक अज्ञात स्वरित्र 250 हर्ट्ज वाले स्वरित्र के साथ 8 बीट्स तथा 270 हर्ट्ज वाले स्वरित्र के साथ 12 बीट्स उत्पन्न करता है, तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति बेटा देखो 250 एक अज्ञात स्वरित्र है, एक अज्ञात स्वरित्र है, कोई अज्ञात स्वरित्र है, उसको एक बार तो 250 हर्ट्ज वाले के साथ वाइब्रेट किया जा रहा है, एक बार 270 वाले के साथ वाइब्रेट किया जा रहा है। A+40 कैसे लिखे हैं? बेटा पहले स्वरित्र की आवृत्ति ए मान ली, अब वो बोल रहा है कि दूसरे वाले के साथ बी बीट उत्पन्न कर रहा है, तो दूसरे वाले की A+B हो गई, थर्ड वाले की A+2B हो गई। ये देखो बेटा, ये देखो देखो फर्स्ट नंबर वाले की ए, सेकंड नंबर वाली के बी बीट, 3 बीट उत्पन्न कर रहा है तो A+3 हो जाएगी, फिर और 3 बीट उत्पन्न कर रहा है तो इससे भी 3 ज्यादा मतलब A+6 हो जाएगी, फिर और बेटा A+9 हो जाएगी, तो बेटा सेकंड वाले में 1B आ रहा है, थर्ड वाले में 2B आ रहा है, फोर्थ वाले में 3B आ रहा है, तो 41 वाले में कितना आएगा 40B, 41 स्वरित्र थे लाइन से। देखिए बेटा एक अज्ञात स्वरित्र 250 हर्ट्ज वाले स्वरित्र के साथ कितनी बीट बना रहा है बेटा 8 बीट बना रहा है, तो बेटा 250 वाले के साथ 8 बीट बना रहा है, इसका मतलब या तो क्या रहा होगा 258 रहा होगा या फिर क्या रहा होगा बेटा 242 रहा होगा, बताओ या तो 258 रहा होगा या फिर क्या रहा होगा 242 रहा होगा। फिर बेटा उसी अज्ञात स्वरित्र को, ये अज्ञात स्वरित्र की ये पॉसिबिलिटी आ रही है बेटा अपने पास, ये पॉसिबिलिटी आ रही है, ये या फिर ये। ऐसे बेटा जब 270 वाले के साथ 12 बीट बनाता है, 12 बीट बनाता है, इसका मतलब क्या बेटा, या तो क्या रहा होगा आंसर 282 या फिर क्या रहा होगा बेटा 258। तो बेटा कौन सा आंसर सही है जो दोनों के लिए सही काम कर रहा है, 258 वाला आंसर सही है क्या? 258 बेटा इसके साथ 250 वाले के साथ कितना बना रहा है 8, और 270 वाले के साथ कितना बना रहा है 12, इसका मतलब सही आंसर कौन सा रहा होगा बेटा 258 रहा होगा। बोलिए बेटा जी, समझे हो क्या मेरी बात को? ए स्वरित्र जिसकी आवृत्ति, एक स्वरित्र ए जिसकी आवृत्ति 256 है, किसी अज्ञात स्वरित्र बी के साथ 5 बीट उत्पन्न करता है, यदि ए पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाए तो स्पंद आवृत्ति 2 बीट्स पर सेकंड हो जाती है। अज्ञात स्वरित्र बी की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, बेटा इसका आंसर दीजिए। बेटा इसका आंसर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को तुम सोल्व करोगे, 1 मिनट का समय है बेटा तुम्हारे पास, 1 मिनट का समय है। हाँ जो कॉमन था वही देखना था बेटा, मुझे ऐसा स्वरित्र चाहिए था जो 250 वाले के साथ, तो पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो 50 वाले के साथ तो 8 आवृत्ति उत्पन्न करे और 270 वाले के साथ 12 आवृत्ति उत्पन्न करे, उसकी बात कर रहे थे बेटा पिछले क्वेश्चन में। 251 जवाब दिया है भाई, किसी ने 251 जवाब दिया है। अच्छा कोई जवाब 259 दे रहा है, 259 तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है भाई, 259 कैसे होगा? जवाब क्या होंगे बेटा, 256 है, 5 उत्पन्न कर रहा है तो 251 या 261 होंगे ना बेटा, जवाब तो कम से कम।
सुनिएगा बेटा, अज्ञात ज्ञात तो कौन सा है, स्वरित्र ये तो क्या है, ज्ञात, इसकी आवर्ती तो ज्ञात है बेटा, ज्ञात वाले को बीच में लिखेंगे। जो ज्ञात है बेटा, जो ज्ञात है जिसकी आवर्ती मुझे पता है उसको बीच में लिखा जाएगा। इसकी आवर्ती कितनी है बेटा, 256। बेटा अज्ञात वाले दो रहेंगे, अज्ञात वाले दो रहेंगे बेटा। बी की दो संभावना है, बी की दो संभावना है। पहली संभावना क्या है बेटा, बी की 5 बीट उत्पन्न कर रहा है तो क्या 261 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा 251 हो सकता है। ये दो ही संभावनाएं हैं क्या। अज्ञात स्वरित्र की आवर्ती घिसने के पहले या तो क्या रही होगी, घिसने के पहले कितनी उत्पन्न कर रहा है 5, तो घिसने के पहले क्या रही होगी, या तो 261 या 251, घिसने या मोम लगाने के पहले। फिर 251 या 261 में से एक आंसर कंफर्म करवाने के लिए बेटा उसने अपन को बोला कि यदि ए पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाए। किस पर मोम लगा दिया जाए बेटा, ए पर। ए पर क्या लगा दिया जाता है, मोम। जैसे बेटा इसमें मोम लगाता हूं तो मोम लगाते इसकी आवर्ती क्या होने लगेगी, घटने लगेगी क्या बेटा, और घटते घटते कितनी हो जाएगी 255। घटते घटते क्या होने लगेगी इसकी आवर्ती बेटा, देखना इसकी आवर्ती क्या होने लगेगी 255, क्या होने लगेगी 254, क्या होने लगेगी 253, क्या होने लगेगी 252, क्या होने लगेगी 251, क्या होने लगेगी 250, क्या होने लगेगी 249, क्या होने लगेगी 248। ये होने लगेगी क्या भाई। अब देखो बेटा अगर 261 आंसर रहा होता तो देखो बीट हमेशा क्या होती जाती, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, कभी कम होने का नाम ही नहीं है। जो चीज बढ़ने लग गई वो कभी कम नहीं होगी। जब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई जिससे उससे कभी कम नहीं हो सकती। बीट्स तो बेटा 2 बीट्स तो बाद में होने लगी है जब उसमें मोम लगा दिया। पहले कितनी है, 5 है, स्टार्टिंग में 5 है। बीट्स 2 कहां है बेटा, ये फिर 5 क्या लिखा हुआ है, 2 तो बाद में रह गई है, 2 तो बाद में रह गई है। पहले कितनी स्टार्टिंग में 5 है। बताओ बेटा इसमें कभी अगर 261 रहा होता, अगर बी की आवर्ती 261 रही होती तो कभी क्या 2 बीट्स उत्पन्न हो सकती है क्या मोम लगाने पर। इसमें मैं मोम लगाऊं तो बीट घटते घटते 2 रह सकती है क्या, कभी नहीं रह सकती बेटा। इसमें बीट क्या होगी, केवल बढ़ेगी ही बढ़ेगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिसमें स्टार्टिंग में बीट बढ़ने लगे उसमें कम नहीं होगी कभी, हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी, अनंत तक। अच्छा बेटा अगर 251 आंसर रहा होता अज्ञात वाले का, बी का आंसर, अगर बी की आवर्ती 251 रही होती तो क्या देखो बीट घटते घटते 2 हो सकती है क्या। देखो जब यहां से तुमने इसके एक मोम लगाया होगा तो 255 रहते कितनी बीट रह गई 4, 254 रहते कितनी बीट रह गई 3, 253 रहते कितनी बीट रह गई बेटा 2। इस तरह बीट क्या होती जा रही है बेटा, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो 5 से घटते घटते कितनी रहेगी, पहले 4, फिर 4 से घटते घटते कितनी रहेगी 3, 3 से घटते घटते कितनी रहेगी 2, 2 से 1, 1 से 0, और फिर 0 के बाद वापस बढ़ने लगेगी। तो बेटा इसमें बीट घट रही थी तो पहले वाला एक ही जवाब देना है, केवल पहले वाला एक ही जवाब देना है। 5 बीट के हिसाब से जब 5 बीट उत्पन्न कर रहा था प्रारंभिक स्थिति में, तब कौन सा वाला आंसर सही था बेटा, 251 वाला आंसर सही था। 251 रही होगी, बी की आवर्ती 251 रही होगी, तब जाके मैं इस पे मोम लगाऊंगा तो आवर्ती 5 से घटते घटते कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अगर 261 रही होती बी की आवर्ती तो ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है 5 से घटते घटते 2 कभी भी नहीं रह सकती थी, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी रही थी। समझियो क्या भाई मेरी बात को। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब पहले वाली आवर्ती भी पूछी जा रही है, बाद वाली भी पूछी जा रही है। पूछी किसकी जाएगी, अज्ञात की पूछी जाएगी। पूछी किसकी जाएगी बेटा, अज्ञात की ही पूछी जाएगी। तो अब की बार पहले वाले आंसर भी देने और बाद वाले आंसर भी देने। बेटा मोम लगाने पर बीट फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती, गलत बात है। बीट फ्रीक्वेंसी तो अपने कॉमन सेंस से सोचना है बेटा।
मोम लगाने पर जिस जिस स्वरित्र पे तुमने मोम लगाया उस स्वरित्र की आवृत्ति कम होती है, बीट फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती है। जिस स्वरित्र पे मोम लगा रहे हैं उस स्वरित्र की आवृत्ति कम होती है, बीट की आवृत्ति कम नहीं होती है। बीट की आवृत्ति तो कम या ज्यादा डिपेंड करेगा किन किन के बीच में कंपन करवा रहे हैं अपन। मोम लगाने पर बेटा बीट फ्रीक्वेंसी नहीं, बीट फ्रीक्वेंसी नहीं, गलत कंसेप्ट मत बना लेना। मोम लगाने पर बीट फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, जिस स्वरित्र पे मोम लगाया केवल उसकी आवृत्ति कम होती है। अब बेटा एक ट्रिक, एक लॉजिक बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को, है ना। देखो बेटा जी सुनिएगा बात को। एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 512 है, जिसकी आवृत्ति दे रखी है उसको बीच में लिखेंगे बेटा। एक की आवृत्ति कितनी है? 512। किसी अज्ञात स्वरित्र बी के साथ 7 बीट उत्पन्न करता है, तो बेटा बी की 2 पॉसिबिलिटी होगी। बी की पॉसिबिलिटी या तो क्या होगी बेटा 519 होगी, या फिर बी की पॉसिबिलिटी क्या होगी 505 होगी। यदि बी पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाता है, बी पर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाए तो विस्पंद आवृत्ति कितनी रह जाती है? 4 रह जाती है। अच्छा मोम जो लगाया बेटा वो बी पर ही लगाया, ए के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है, ए के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है ना बेटा, ए के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है। इसका मतलब ए की आवृत्ति में तो कोई चेंज नहीं होगा। ए की तो कितनी रहेगी बेटा 512 ही रहेगी। ये पहले वाली स्थिति की बात कर रहा हूं बेटा, पहले वाली स्थिति। ये बाद वाली स्थिति की बात कर रहा हूं बेटा, बाद वाली स्थिति। अच्छा वो बोल रहा है कि बाद में कितनी बीट होने लग जाती है बेटा? 512 होने लग जाती है, 512 होने लग जाती है। अच्छा बेटा 512 होने लग जाती है तो बी की आवृत्ति क्या रही होगी? बी बाद में बोला 4 बीट रह जाती है, 4 बीट रह जाती है, तो या तो बेटा क्या रहेगा आंसर? या तो बेटा 516 हो गई होगी, बी की आवृत्ति क्या हो गई होगी 516, या फिर क्या हो गई होगी बेटा 508 हो गई होगी बाद में। देखो एक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की बेटा। मेरी जो कंडीशन मैंने बनाई है उनको देख लीजिए पहले। जो कंडीशन मैंने बनाई है उनमें कोई लोचा तो नहीं है। देखो बेटा एक की आवृत्ति के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ए पे मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, तो एक की आवृत्ति जो पहले दे रखी थी वही बाद में रहेगी। लेकिन बी की आवृत्ति के बेटा बी अज्ञात है, तो बी के हमेशा 2 ऑप्शन है। पहले वाले में भी 2 ऑप्शन, बाद में भी 2 ऑप्शन। देखो बेटा ये जो दोनों पहले और बाद की जो स्थितियां लिखी है इनमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा। अब की बार 2 जवाब देने, पहले वाले भी देने और बाद वाले भी देने। तुम सुनोगे मेरी बात को? यहां तक के लिए हां ना बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या है लिखने में? अब सुनना बेटा जी बात को, है ना। ये बताओ मोम किस पे लगाया था? बी पर मोम लगाया था क्या? अगर बी पर मैंने मोम लगाया होगा बेटा, बी पर मोम लगाया होगा तो इसकी आवृत्ति क्या होगी बेटा? इसकी आवृत्ति क्या होगी? घटेगी क्या? बी पर लगाया बेटा, बी पर लगाया तो बी की आवृत्ति घटेगी, बीट आवृत्ति नहीं घटेगी। मैंने बी वाले स्वरित्र पे मोम लगाया तो बी स्वरित्र की आवृत्ति घटेगी। तो ये 519 से बेटा क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। अच्छा ये 519 से घटने लगेगी तो क्या ए के नजदीक आती जा रही है क्या इसकी आवृत्ति? ए के नजदीक आती जाएगी क्या बेटा? इससे बीट क्या होगी? कम होगी। ऐसे बेटा मोम लगा दूंगा तो इसकी आवृत्ति क्या होने लगेगी बेटा? बी वाले की आवृत्ति क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। और अगर ये वाला सही जवाब रहा होता बेटा तो इसमें बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती? बढ़ती क्या? अच्छा बेटा जिसमें बीट फ्रीक्वेंसी घटती है क्या उसमें कुछ समय बाद बढ़ने भी लग जाती है क्या? कुछ समय बाद क्या भी होने लग जाती है? बढ़ने भी लग जाती है क्या? बताओ। अच्छा बेटा पहले कितने बीट उत्पन्न हो रहे थे? 7। अच्छा बेटा 7 के बाद इसमें देखना, अगर ये वाला आंसर रहा होता, पहले वाले आंसर की बात कर रहा हूं, अगर ये 505 वाला आंसर रहा होता तो बेटा इसमें तो कभी 7 से घट के 4 नहीं हो सकती थी ना। देखो इसमें तो 7 से कितनी होती? 8। इधर जाता जा रहा है 504, 503, 502, 501, और इसके साथ बीट जो होती है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसकी आवृत्ति जैसे ही कम होगी बेटा इनका बीच का डिफरेंस और बढ़ता जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी। तो इसमें तो बीट फ्रीक्वेंसी कभी कम होगी ही नहीं।
जिसमें स्टार्टिंग में बढ़ने लग गई उसमें कभी कम नहीं हो सकती, उसमें हमेशा बढ़ती जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। लेकिन बेटा जिसमें कम हो रही है इसमें बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। कम होने वाले में जीरो हो जाती है, कम होते होते जीरो हो जाती है, उसके बाद वापस क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। लेकिन देखो बीट फ्रीक्वेंसी 7 से कितनी रह रही है, 4। बीट फ्रीक्वेंसी पहले 7 थी, बाद में कितनी रह गई, 4। और बेटा बीट फ्रीक्वेंसी घट गई, मतलब एक ही यही ऑप्शन हो सकता है क्या, कि पहले वाला एक ही आंसर रहा होगा, 519 ही आंसर रहा होगा बेटा। पहले वाले में केवल एक ही आंसर आएगा, 519। इससे पहले वाले का आंसर चेक कर दूंगा, पहले ये वाला समझ लो, ये वाला कंप्लीट होते कर दूंगा, इसके बाद वाले का आंसर चेक। डन है बेटा जी, पहले वाले में एक ही आंसर आएगा। अच्छा इसमें बताओ, अब इस वाले में बताओ, बाद वाले में, बाद में ये बी के लिए लिखी हुई है बेटा, ये वाली वैल्यू बी के लिए लिखी हुई है, देखो बाद के लिए लिखी हुई है। बताइए बेटा जी, बाद के कौन कौन से आंसर सही है, बाद के कौन कौन से आंसर सही है। पहले वाले के लिए तो एक ही आंसर सही हुआ कि 519 ही था आंसर, पहले तो आवृत्ति कितनी थी, 519 ही थी। अब 519 वाले के मोम लगाया जा रहा है, 519 वाले के मोम लगाया जा रहा है। 519 की आवृत्ति क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं। और बेटा कम करते करते कहां तक भी कर सकते हैं, 516 तक भी कर सकते हैं, और बेटा 508 तक भी कर सकते हैं। बताओ भाई, आवृत्ति कम ही तो कर रहा हूं, 519 वाले की आवृत्ति क्या कर रहा हूं, कम ही तो कर रहा हूं। तो बेटा 519 वाले की आवृत्ति कम करूंगा, और मुझे पता है सही आंसर कब होगा, सही आंसर क्या होगा बाद वाले के लिए, 516 भी होगा और 508 भी होगा, दोनों ही केस में 4 बीट उत्पन्न होगी। तो बेटा क्या 519 वाले को कम करते करते 516 तक लाया जा सकता है क्या, और बेटा और कम करते 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 क्या 508 तक भी लाया जा सकता है क्या। 516 भी सही है और बेटा 508 भी सही है, 516 भी सही है बेटा, 508 भी सही है, 516 भी सही है, 508 भी सही है। बताओ बेटा बीट फ्रीक्वेंसी किसकी कम हो रही है, बीट फ्रीक्वेंसी किसकी कम हो रही है, 519 वाले की कम हो रही है क्या। तो 519 से कम करोगे तो कम करने पे तो बेटा 516 भी आएगा, और ज्यादा कम करोगे तो 508 भी आएगा। तो बेटा पहले वाले के लिए कि घिसने के पहले इस 7 के हिसाब से जवाब दूं तो 7 के हिसाब से तो एक ही आवृत्ति सही थी, और बेटा 4 के हिसाब से जवाब दूं तो बेटा दोनों आवृत्ति सही है। तो बाद वाले के लिए तो दोनों ऑप्शन, दोनों पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन पहले वाले के लिए एक ही संभावना सही है। यदि पिछले प्रश्न में बी के स्थान पर ए पर मोम लगा दिया जाए, घर पे करना है इसको, स्थान पे मोम लगाने को। इस वाले में आ जाओ बेटा, इस वाले में आ जाओ। यदि ए स्वरित्र की आवृत्ति 256 है, इसको दूसरे स्वरित्र बी के साथ बजाने पर 4 विस्पंद सुनाई देते हैं। जब बी पर मोम लगा दिया जाए, लिख रहा हूं फिर से, ए वाला ज्ञात है बेटा, ए वाला ज्ञात, इसकी आवृत्ति कितनी है, 256। अब बेटा पहले वाली कंडीशन लिख रहे हैं, पहले वाली कंडीशन, इसको एक दूसरे स्वरित्र बी के साथ बजाने पर 4 बीट उत्पन्न होते हैं। तो बी की आवृत्ति क्या रही होगी बेटा, 260, या फिर बी की आवृत्ति क्या रही होगी बेटा, 252। जब बी पर मोम लगा देते हैं बेटा, बी वाले के साथ छेड़खानी करी, बी वाले के साथ छेड़खानी करी, बी वाले पे क्या लगा दिया, मोम, इसकी आवृत्ति घटने लगेगी, इसकी आवृत्ति घटने लगेगी, घटने का मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। तो बेटा कितने विस्पंद सुनाई दे रहे हैं बेटा, 6 विस्पंद सुनाई दे रहे हैं।
मोम की मात्रा कम कर देने पर फिर से 4 विस्पंद सुने जाते हैं, बी की आवृत्ति होगी। बेटा ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लिख दिया है। देखो बेटा, देखता हूं, देखता हूं, रुको। पांच विस्पंद में 5 उत्पन्न करता है, बाद में 2 ही रह जाते हैं, तो बेटा बीट इसी में तो कम हो रहे हैं, तो बेटा ये वाला तो आंसर होगा। 251 ही तो आंसर होगा। बताओ बेटा, विस्पंद 5 से क्या हो गए, 2 रह गए। इसमें तो देखो बेटा बीट्स क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गैप बढ़ता जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो बेटा कौन सा आंसर सही रहा होगा, 251 वाला ही तो सही रहा होगा, इसमें तो गैप कम होगा। ये देखो 256 वाला इसके पास आता जा रहा है, तो बीट 5 से घटते घटते कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। हिजान सही है। इसमें तो बीट बढ़ेगी ना बेटा, इसमें बीट घटेगी, और बीट घटी रही है। देखो घटने का एक ही आंसर होगा। छह विस्पंद सुनाई देते हैं। अच्छा बेटा, इसमें तो बीट क्या होंगे, घटेंगे, और बीट घटने के बाद बीट वापस क्या भी होंगे, बढ़ेंगे भी, सही। और बेटा इसमें केवल बीट क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। इसमें बीट क्या हो रहे होंगे बेटा, बढ़ रहे होंगे। इसमें बीट क्या हो रहे होंगे बेटा, बढ़ रहे होंगे। अच्छा बेटा, ये तो पहले की बात हो गई, अब मैं बाद की बात कर रहा हूं। बाद में कितने बीट हो जाते हैं बेटा, 6 बीट हो जाते हैं क्या? बाद में 6 बीट हो जाते हैं बेटा, बाद में 6 बीट हो जाते हैं क्या? अच्छा, छेड़खानी किसके साथ की, बी के साथ। ए की वाली में कोई चेंज नहीं होगा। ए वाली बाद में भी कितनी रहेगी बेटा, 256 रहेगी, 256। और 6 बीट हो जाते हैं, तो 6 बीट के हिसाब से बी की आवृत्ति कितनी हो गई होगी बेटा, या तो 250 या फिर कितनी हो गई होगी बेटा, 262। अब सुनना बेटा, इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। अब बताओ बेटा, इसने क्या बोला कि बीट 4 से क्या हो गई, 6 हो गई, यानी कि बीट संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बताओ बेटा, बीट संख्या इसमें बढ़ेगी क्या? अगर इधर शिफ्ट होता जाएगा तो इस 256 और 252 के बीच का गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 252 की वैल्यू कम होती जा रही, तो गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा क्या? जैसे ये 251 होगा, 250 होगा, वैसे बेटा 6 बीट सुनाई देने लग जाएगी क्या? देखो, लेकिन बेटा जिसमें घट रहा है वो भी तो बीट को एक टाइम के बाद बढ़ाने लग जाता है, वो भी तो बीट को एक टाइम के बाद बढ़ाने लग जाता है। तो बेटा दोनों आंसर सही होंगे क्या? बताओ बेटा, ये वाला आंसर भी सही होगा और ये वाला आंसर भी सही होगा क्या? बेटा बीट्स बढ़ ही तो रहे हैं, बढ़ने का काम क्या दोनों में हो रहा है क्या? देखो, बढ़ने का काम दोनों में हो रहा है क्या? बेटा इसमें देखो 260 से घटेगी। अगर 260 वाला आंसर रहा होता और ए की आवृत्ति कितनी रही होती, 256, तो क्या तुम बी पर मोम लगाते 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 क्या बेटा 6 बीट उत्पन्न कर सकते थे क्या? तुम मोम लगाते बेटा बीट 3 रह जाती, फिर मोम लगाते बीट 2 रह जाती, और लगाते 1 रह जाती, और लगाते 0 रह जाती, और लगाते 1 हो जाती, फिर और लगाते 2 हो जाती, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो बेटा अगर विस्पंद वाली आवृत्ति क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तो बेटा दोनों पॉसिबिलिटी सही आंसर होती है। ये बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। इतनी देर से मैं तुम्हें यही बता रहा हूं कि अगर बेटा विस्पंद की संख्या बढ़ती है तो दोनों संभावनाएं सही होती है। बेटा बढ़ाने का काम दोनों करती है। जो स्टार्टिंग में बढ़ा रही है वो तो बढ़ाएगी सही, और जो बेटा स्टार्टिंग में घटा रही है वो भी 0 होने के बाद फिर से क्या होने लग जाती है, बढ़ाने लग जाती है।
अच्छा बाद में बोलो बेटा, बाद में बोलो, बाद में, बाद वाले के लिए कौन सा आंसर सही है, बाद वाले के लिए कौन सा आंसर सही है, देखो बाद वाले के लिए देखिए बेटा, बाद वाले के लिए बी की आवर्ती अगर मुझे बाद में देखनी हो तो बेटा बाद में ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती ना, ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। देखो बी की आवर्ती बाद में कितनी बेटा 262 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा। अब संभावनाएं 252 260 थी और फिर इन पे भी मैंने क्या किया, मोम लगाया। काम ही घटाने वाले किए तो बढ़ कैसे सकती है? मोम लगाया, काम ही घटाने वाले कर रहे हो, मोम लगा रहे हो, काम ही घटाने वाले कर रहे हो, तो 262 तो नहीं हो सकता ना भाई। बी वाले की संभावना 260 की थी या 252 की थी। मैंने बोला 6 बीट हो जाते हैं। 6 बीट हो तब होंगे जब या तो बी की आवृत्ति क्या हो जाए 262 या फिर क्या हो जाए 250। 262 होने जैसे तो काम ही नहीं किए बेटा, 262 होने जैसे तो काम ही नहीं किए, बढ़ने जैसे तो काम ही नहीं किए। काम ही कौन से किए बेटा? घटाने वाले किए हैं। काम ही कौन से किए? मोम लगाने का काम किया है बेटा, घटाने का काम किया है। 260 रहा होता तो भी घटेगा तो 259 200 इधर ही शिफ्ट होगा। 252 रहा होगा तो भी बेटा घट के इधर ही शिफ्ट होगा। 260 से उधर जाने के तो काम ही नहीं किए बेटा, घिसने का तो काम ही नहीं किया। काम ही कौन सा किया है? मोम लगाने वाला किया है। तो 262 की तो संभावनाएं वहीं खत्म हो गई। तो बेटा केवल कौन सा आंसर होगा? ये आंसर सही होगा। अब बेटा मैं एक स्टेटमेंट में तुम्हारे सारे कंफ्यूजनों को क्लियर करते हुए बिना जहां पे तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े एक ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ओके बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा सुनिएगा बात को, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जब भी तुम ऐसे बोलोगे ना कि पहले इतनी इतनी भीड़ से बाद में इतनी भीड़ से, तो हम ऐसा संभावनाएं कितनी रहेगी? दो दो रहेगी। पहले वाले की भी कितनी संभावनाएं रहेगी? दो। बाद वाले की भी कितनी संभावनाएं रहेगी? दो। अब कब कब कौन कौन सा जवाब देना है, सुनना मेरी बात को। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बीट आवृत्ति कम हो रही है, बीट आवृत्ति कम हो रही है, तो बीट आवृत्ति कम होती है बेटा तो पहले वाले में एक ही संभावना होती है। बीट आवृत्ति कम होती है तो जो पहले वाली कंडीशन लिखोगे, इनिशियल कंडीशन लिखोगे, उसमें से एक संभावना सही होगी और बाद वाले की दोनों संभावनाएं सही होगी। बाद वाले की दोनों संभावनाएं सही होगी। अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, देखो इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं फिर से, देखो बीट फ्रीक्वेंसी घट रही थी बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, 7 से कितनी हो गई? 4। बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो बेटा पहले वाले में तो एक ही आंसर होता है और बाद वाले में कितने होते हैं? दोनों सही होते हैं आंसर। बीट फ्रीक्वेंसी को घटाने का काम एक ही कर सकता है बेटा। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो पहले वाले में केवल, पहली वाली पॉसिबिलिटी में केवल एक ही आंसर सही होगा और बाद वाले के दोनों सही होंगे। बाद वाली दोनों पॉसिबिलिटी सही होगी। यह बेटा बीट फ्रीक्वेंसी घट रही हो तब, बीट फ्रीक्वेंसी घट रही हो तो अगर वो पहले वाली वैल्यू पूछेगा तो एक ही आंसर सही आएगा और बाद वाली वैल्यू पूछेगा तो बाद के दोनों आंसर सही होंगे। और आता हूं दूसरे केस पे। अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो तो क्या बढ़ाने का काम तो दोनों कर देते हैं क्या बेटा? बढ़ाने का काम तो दोनों कर देते हैं क्या? अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो तो पहले वाले दोनों आंसर सही है, पहले वाली पॉसिबिलिटीज के दोनों आंसर सही है और बाद वाली पॉसिबिलिटीज का एक ही आंसर सही होगा। लेकिन बाद वाले अपन से पूछे नहीं जाते बेटा एग्जाम में, पहले वाले पूछे जाते हैं। तो पहले वाले का ही याद रखना है, घिसने के पहले या मोम लगाने के पहले के आंसर पूछे जाते हैं मेरे से। बाद वाले अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए कि घिसने के बाद कितनी आवृत्ति हो जाएगी, मोम लगाने के बाद कितनी आवृत्ति हो जाएगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए किसी भी एग्जाम में वो पहले वाले पूछे गए। तो बेटा पहले वाले के लिए याद रखना, अगर बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है तो बेटा एक ही संभावना सही है और बेटा बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दोनों संभावना सही है बेटा। और अगर कभी बाद वाला आ जाए तो उसका उल्टा याद रख लेना।
हाँ, घटता एक ही है, बढ़ाते दोनों है बेटा, जिसकी वजह से आवृत्ति घट रही है। जैसे मान लो इसमें आवृत्ति घट रही है, 260 वाले को मोम लगाओगे 259 रह जाएगी आवृत्ति। 259 रहते कितनी बीट रह जाएगी? केवल 3। अभी 4 का डिफरेंस दिख रहा है। जैसे इसकी आवृत्ति कम होगी 259 कितनी रह जाएगी? 3। फिर 258 कितनी रह जाएगी? 2। फिर 257 कितनी रह जाएगी? 1। फिर 256 कितनी रह जाएगी? 0। फिर 255 कितनी हो जाएगी? फिर से 1। फिर 254 कितनी हो जाएगी? 2। 253 कितनी हो जाएगी? 3। 252 कितनी हो जाएगी? 4। फिर 251 5। तो जो बेटा स्टार्टिंग में घटा रही थी वो थोड़ी देर बाद क्या भी होने लग जाती है? बढ़ाने भी लग जाती है। बढ़ाने का काम दोनों करती है। तो अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो तो दोनों आंसर सही होते हैं पहले में, और बीट फ्रीक्वेंसी घट रही हो तो केवल एक आंसर छांट के बताना है। घटाने का काम एक ही कर सकता है। ये लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन एक साथ 3-3 ट्यूनिंग फोर्क दे दिए जाए। एक साथ 3-3 ट्यूनिंग फोर्क दे रखे बेटा अपन को। एक साथ 3-3 ट्यूनिंग फोर्क। एक साथ 3-3 ट्यूनिंग फोर्क। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था क्या बेटा? ऐसा एक क्वेश्चन। इनमें अपीयरेंस टाइम लिखते हैं कि बीट प्राकट्य समय, कि बीट कब कब प्रकट होगी। अगर 3 स्वरित रहे बेटा तो कॉम्बिनेशन भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। पहला वाला कॉम्बिनेशन किसका बेटा? 200 और 203 का। ये कॉम्बिनेशन किसका है बेटा? 200 और 203 का। तो बेटा कितनी बीट बनेगी? 3 बीट बनेगी। क्या 3 बीट बनेगी? तो टाइम क्या रहेगा? 1/3, 2/3, 3/3, इतने इतने टाइम पे सुनाई देगी क्या? ऐसे बेटा दूसरा कॉम्बिनेशन किसका? 203 और 207। बेटा कितनी बीट बनेगी? 4 बीट। 4 बीट बनेगी तो बेटा टाइम क्या रहेगा? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ऐसे बेटा एक कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा? 200 और 207 का। तो बेटा कितनी बीट बनेगी? 7 बीट। 7 बीट बनेगी तो टाइम क्या रहेगा बेटा? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब बेटा ये 3 बीट जो है, ये 3 बीट तो सेम टाइम पे सुनाई देगी। तो बेटा इन 3 बीट की जगह तो मुझे एक ही बीट सुनाई देगी। इन तीनों बीट की जगह मुझे एक ही बीट सुनाई देगी। बाकी देखो ये वाला टाइम भी कहीं मैच नहीं होगा। आगे ये वाला टाइम भी कहीं मैच नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बेटा ये 12। बेटा ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इन तीनों की जगह एक बीट, 12 बीट हो जाएगी क्या बेटा? बोलो। हाँ अमन सही लिख रहे हो, तुम सही लिख रहे हो। डन है बेटा जी। ये नंबर ऑफ बीट में कोई लोचा तो नहीं है क्या भाई? नंबर ऑफ बीट में कोई लोचा तो नहीं है ना बेटा? अप्रगामी तरंगों की बात कर रहा हूं, अप्रगामी तरंगों। बेटा मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा बेटा अपन सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं, तरंगों का अध्यारोपण पढ़ रहे हैं। तरंगों के अध्यारोपण में 4 फिनोमिना अपन मेनली पढ़ते हैं। 4 फिनोमिना में से बेटा 2 फिनोमिना अपन पढ़ चुके हैं। 4 फिनोमिना में से बेटा 2 फिनोमिना अपन पढ़ चुके हैं बेटा, और 2 फिनोमिना के बाद एक फिनोमिना अप्रगामी तरंगे और बाकी है। और बेटा जो चौथा फिनोमिना होता है, जो चौथा फिनोमिना होता है, ये क्वेश्चन समझ में? अरे बालक ये ऐसा क्वेश्चन कल भी तो किया था अपन ने। ऐसा क्वेश्चन कल भी तो किया था। मान लो देखो, मगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में कितनी बीट बन रही है? 3 बीट। एक सेकंड में कितनी बीट बन रही है बेटा? 3 बीट बन रही है। अच्छा 3 बीट बन रही है तो कब कब सुनाई देगी बेटा? पहली 1/3, दूसरी 2/3, तीसरी 3/3 पर सुनाई देगी। ऐसे बेटा अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो कितनी बीट बनेगी बेटा? 4 बीट बनेगी। तो इन दोनों से जो बीट बन रही होगी वो तेज साउंड मुझे कब कब सुनाई देगा?
एक तो 1/4 पे, एक 2/4 पे, एक 3/4 पे, एक 4/4 पे। मैंने बोला था एक बार मैक्सिमा बनता है, एक मिनिमा होता है, एक मैक्सिमा होता है, एक मिनिमा होता है। ऐसे बेटा जब 200 और 207 का कॉम्बिनेशन लोगे, 200 और 207 का कॉम्बिनेशन लोगे, तो बेटा इन 200 और 207 कॉम्बिनेशन वाले जो स्वरित्र रहे होंगे उन्होंने कितनी बीट बनाई होगी? 7 बीट। एक सेकंड में कितनी बीट सुनाई देगी होगी? 7। तो बेटा कब कब सुनाई दी होगी? 1/7 सेकंड पर, 2/7 सेकंड पर, 3/7 सेकंड पर, 4/7 सेकंड पर, 7 पॉसिबल 7 टाइमिंग यही आएंगे क्या उसके? देखो सही है बालक? क्या नाम है तुम्हारा? अंजू। अब बेटा इनमें से मुझे वो छांटने कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सेम टाइम पर 2-3 बीट एक साथ मिक्स हो रही हो। जैसे तीनों बीट बेटा t बराबर 1 सेकंड पर सुनाई देगी, ये तीनों बीट एक साथ सुनाई देगी, तो बेटा इन तीनों बीट को मैं एक ही काउंट करूंगा, इन तीनों बीट को मैं एक ही काउंट करूंगा। अब बेटा अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे लास्ट बेटा, लास्ट है ना, ये अपन अध्यारोपण की बात कर रहे हैं। अध्यारोपण में बेटा 4 फिनोमिना पढ़े थे मैंने बोला सेम तरंग सेम आवृत्ति से और सेम दिशा में जा रही हो बेटा तो क्या होता है? व्यतिकरण होता है। बेटा थोड़ी सी अलग आवृत्ति समान दिशा में जा रही हो, दिशा समान थी लेकिन थोड़ी सी आवृत्ति अलग थी, तो बेटा क्या उत्पन्न हो गई? बीट्स उत्पन्न हो गई। अब बेटा समान आवृत्ति और विपरीत दिशा क्या आएगी? अप्रगामी तरंगे, स्टैंडिंग वेव्स, इसको पढ़ेंगे। और फिर बेटा सेम आवृत्ति लंबवत, लिसाजूस फिगर, लिसाजू की आकृतियां जो अपने सिलेबस में नहीं है, ये लास्ट पार्ट बचा है अपने सिलेबस का। अप्रगामी तरंगे लास्ट पार्ट बचा है बेटा अपने सिलेबस का, अपने सिलेबस का लास्ट पार्ट है बेटा। कौन सा? अप्रगामी तरंगे। बेटा पहला क्या था? व्यतिकरण, व्यतिकरण पढ़ चुके। दूसरा क्या है? बीट्स, बीट्स पढ़ चुके। थर्ड नंबर क्या है बेटा? थर्ड नंबर क्या है? अप्रगामी, ये पढ़ रहे हैं। और बेटा चौथा है लिसाजूस फिगर, जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो बेटा ये लास्ट टॉपिक है अपना। लास्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना? ये अप्रगामी तरंगे। बेटा एक बार अप्रगामी तरंगों में लिख देता हूं मैं क्या क्या पढ़ेंगे अपन, है ना। तरंगों का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? तरंगों का परावर्तन। बेटा फिर अपन क्या पढ़ेंगे? अप्रगामी तरंग की समीकरण, अप्रगामी तरंग की समीकरण। और फिर उसके बाद में बेटा अपन ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर वायर, ये 2-4 चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं ना। सबसे पहले जब एक समान प्रकार की प्रगामी तरंगे, बेटा एक समान प्रकार के मतलब जिनका n सेम हो, v सेम हो, लैम्डा सेम हो, विपरीत दिशा में संचरित होते हुए एक बंद माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी विस्थापन अपने स्थान पर प्रसारित या संकुचित होता रहता है। इस प्रकार के परिणामी विस्थापन को बेटा अप्रगामी तरंग प्रारूप कहते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए पेन की कैप, मान लीजिए पेन की कैप पे तुम ऐसे खोल के और मुंह से फूंक मार रहे हो, पेन की कैप पे से मुंह से फूंक मार रहे हो, तो बेटा अगर तुमने वो जो साउंड जनरेट किया है बेटा वो पेन की कैप के अंदर ही ट्रेवल करेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता, बाउंडेड रीजन में ट्रेवल करेगा। एनर्जी जो केवल वो बाउंडेड रीजन में, हाँ बेटा क्लास डेली मॉर्निंग में रहेगी। एनर्जी जो है बेटा हमेशा किस में रहेगी? बाउंडेड रीजन में रहेगी। ऐसे मान लीजिए बेटा कपड़ा सुखाने वाली रस्सी, कपड़े सुखाने वाली रस्सी बेटा दोनों एंड पर बंधी होती है, फिक्स होती है, दोनों एंड पर क्या होती है? बंधी होती है। अच्छा बेटा अगर रस्सी ऐसे टाइट बंधी हुई है, तुम बेटा अगर उसको बीच में से प्लग करते हो तो बेटा वो एनर्जी जहां पे 2 एंड पे वो बंधी हुई है उनके बीच ही रहेगी, उसके बाहर नहीं निकल पाएगी एनर्जी। हाँ बेटा 12 से 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा तुम्हें, 11:50 पे छोड़ दूंगा। हाँ डेली मॉर्निंग में रहेगी क्लास, ओके। डेली 10 बजे रहेगी बेटा क्लास। डन बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जानते होंगे डोरी, ये कपड़े सुखाने वाली डोरी को सबने एक बार कभी न कभी ऐसे किया ही होगा बेटा, है ना। जब भी फ्री दिखते हैं और वो सामने आ जाती तो ऐसे कर ही देते हैं उस डोरी को। लेकिन एक विशेष बात जो मैं तुम्हें याद दिलाऊं, विशेष बात जो मैं तुम्हें याद दिलाऊं, उस डोरी में एक विशेष बात तुम्हें याद दिलाऊं मैं। उस डोरी में विशेष बात क्या होती है बेटा, कि जो बीच वाला पॉइंट होता है, जिस बीच वाले पॉइंट पे तुम प्लग कर रहे हो बेटा, वो सबसे ज्यादा दूरी तक ऊपर नीचे जाता है, सबसे ज्यादा दूरी तक ऊपर नीचे जाता है, सबसे ज्यादा दूरी तक ऊपर नीचे जाता है। और बेटा जो सिरे वाले बिंदु है, जो कहां बंधे हुए हैं, जो फिक्स सिरे पे बंधे हुए हैं बेटा, एंड्स पर बंधे हुए हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं करते, जो एंड्स पर बंधे हुए हैं बेटा, वो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। जो सेंटर वाला रहेगा वो सबसे ज्यादा अप डाउन सबसे ज्यादा दूर तक करेगा। अच्छा, जो एंड के पास वाले पॉइंट रहेंगे वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे तक जाएंगे, फिर और सेंटर की तरफ आता जाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा ऊपर नीचे तक जाएंगे, फिर और सेंटर की तरफ आता जाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा ऊपर नीचे तक जाते जाएंगे, बिल्कुल सेंटर पे आ जाऊंगा, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे तक ये कण जाएंगे। तो बेटा एक स्टैंडिंग वेव जो होती है, एक स्पेशल टाइप की वेव है, जिसमें कुछ बिंदु का आयाम, कोई पॉइंट तो ऐसे रहेंगे जिनका आयाम बहुत ज्यादा रहेगा, और बेटा कोई पॉइंट ऐसे भी रहेंगे जिनका आयाम 0 रहेगा, वो बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल मूव ही नहीं करेंगे, जो दोनों एंड पर बंधे हुए हैं। टेस्ट का सिलेबस बेटा कल बता दूंगा तुम्हें, कल पक्का बता दूंगा। नाश्ता नहीं खाया? तो बेटा अब इसका बनने का तरीका देख रहे हैं कि वेव बनती कैसे है। वेव बनती कैसे, अपन ने बोल तो दिया बेटा कि विपरीत दिशा में चलती हुई दो तरंगे क्या हो जाती है बेटा, विपरीत दिशा में चलती हुई दो तरंगे क्या होती है, अध्यारोपित होती है, तब ये वेव बनती है बेटा। अब इसका बनने का तरीका समझ रहे हैं ना, सुनना बेटा मेरी बात को। तो बेटा मान लीजिए मैं तुमसे बोल देता हूं कि t बराबर 0 पर सुना बेटा बात को, है ना। मैं तुमसे बोल देता हूं कि ये तो जाने वाली तरंग है, एक तरंग तो बेटा जा रही है और एक तरंग क्या हो रही है बेटा, आ रही है। ये तरंग तो बेटा जा रही थी, ये तरंग तो किधर जा रही है, राइट में जा रही है बेटा। और एक तरंग ऐसी बेटा ब्लैक कलर की जो वापस आ भी रही है, टकरा के वापस आ रही है। देखिए बेटा जी, दिखाई दे रहा है क्या, सभी को दिखाई दे रहा है क्या बेटा जी, दिखाई दे रहा है क्या? ये बेटा t बराबर 0 की कंडीशन है, t बराबर 0 की कंडीशन है, t बराबर 0 की। अब बेटा t बराबर t/4 की लिखूं क्या, t/4 की लिखूंगा तो बेटा डिस्टरबेंस आगे शिफ्ट हो चुका हुआ क्या, डिस्टरबेंस आगे शिफ्ट हो चुका हुआ क्या। अपन बोलते हैं क्या, डिस्टरबेंस किधर बढ़ता है, आगे। जो शेप दिख रहा है वो किधर बढ़ता है, आगे। बेटा ब्लू वाली वेव की बात कर रहा हूं, ब्लू वाली वेव किधर जा रही है बेटा, राइट में जा रही है। तो ब्लू वाली वेव की बात कर रहा हूं बेटा, कितना आगे बढ़ जाएगा, t/4 आगे बढ़ जाएगी क्या वेव। t/4 समय पर बेटा t बराबर 0 की स्थिति बनाइए दोनों वेव की। बेटा एक वेव टकरा के जा रही है, एक वेव वापस आ रही है बेटा, दो वेव है, एक वेव इधर से जा रही है बेटा, एक वेव इधर से आ रही है बेटा। इसका आयाम भी कितना है, a। इसका ओमेगा कितना है, एन टी। इसका भी आयाम कितना है, a ओमेगा एन टी बेटा। बस ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर आ रही है। दो वेव है बेटा, दो वेव है।
समान आयाम की वेव है, समान आयाम की वेव है, समान आवृत्ति की वेव है। एक किधर जा रही है राइट में, एक किधर जा रही है लेफ्ट में। अच्छा बेटा T/4 समय बाद फोटो बनाता हूं, T/4 समय बाद फोटो बनाऊं तो ये ब्लू कलर वाली है, ये बेटा कितना आगे खिसक गई होगी, π/2 किधर खिसक गई होगी आगे, π/2 फेज किधर खिसक गई होगी आगे। बेटा वेलोसिटी आगे मतलब डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रेवल होता हुआ दिखेगा, वेलोसिटी पीछे मतलब डिस्टरबेंस पीछे की तरफ ट्रेवल होता हुआ दिखेगा। जो ब्लू वाली वेव है वो ब्लू वाली वेव किधर शिफ्ट होगी, राइट में। जो ब्लैक वाली वेव है वो किधर शिफ्ट होगी बेटा, लेफ्ट में शिफ्ट होगी। अब बेटा ब्लू वाली वेव को बना रहा हूं, बताओ ब्लू वाली वेव का ये पॉइंट था, ये सेंटर वाला पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो चुका होगा क्या बेटा, इस जगह पे शिफ्ट हो चुका होगा क्या, बोलिए इस जगह पे शिफ्ट हो चुका होगा क्या। यहां से बनेगा बेटा जी अब ये पॉइंट ब्लू वाला, ब्लू वाला। ऐसे बेटा ब्लैक वाला किधर शिफ्ट हुआ होगा, ब्लैक वाला लेफ्ट में शिफ्ट हुआ होगा, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा। देखिए बेटा जी कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, सही बना रहा हूं मैं फोटो, देखो। अब T/2 पे बनाता हूं बेटा, T/2 पे, ये तो T = T/4 की बात हो गई। अब T/2 पे, अच्छा बेटा ये वेव है, ये वेव है, किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है बेटा, राइट में शिफ्ट हो रही है। तो T/2 पे क्या 180 डिग्री, T/2 का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा क्या बेटा। ये वाला जो एंड है जो ऊपर बन रहा है, यहां ऊपर से शुरू हो रहा है बेटा, ये यहां से शुरू होगा क्या, इस जगह से। देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात को। ब्लू वाली बना रहा हूं, ब्लू वाली, ब्लू वाली बेटा और इधर शिफ्ट हो जाएगी, एंड यहां पे पहुंच जाएगा, ये एंड यहां पे पहुंच जाएगा बेटा। तो यहां से बनेगा ये एंड, ब्लू वाला, ब्लू वाला यहां पे ऊपर, और इधर क्या बनेगा बेटा, नीचे। अब ब्लैक वाला देखो बेटा, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला ये एंड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है इस तरफ जा रहा है, तो ये नीचे वाला पार्ट बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से बनेगा, ब्लैक वाला बना रहा हूं अब। समझो बेटा जी बात को, ये दो वेव है बेटा, ब्लू वाली किधर जा रही है, राइट में, ब्लू वाली किधर जा रही है, राइट में, ब्लैक वाली किधर आ रही है, लेफ्ट में। अब बेटा दोनों का रिजल्टेंट किस टाइप का दिख रहा होगा, जो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव है, जो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव है वो किस टाइप की दिख रही होगी, उसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, उसको सुनना बात को। इधर बना रहा हूं, एक छोटा फोटो बना रहा हूं स्टैंडिंग वेव के लिए। अच्छा बेटा बताओ ये क्या है, ये दोनों एड होगी, ये दोनों एड होगी, यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर ऊपर है, एड होके क्या और ज्यादा ऊपर हो जाएगी क्या, एड होके क्या और ज्यादा ऊपर हो जाएगी क्या बेटा। देखो ये पूरी रस्सी थी, इस पूरी रस्सी को बेटा मैंने इस जगह प्लग किया था, इस जगह पे प्लग किया था, इस जगह पे प्लग किया था मैंने इस पूरी रस्सी को, इस जगह से मैंने ऐसे ही लाया था इस रस्सी को। बेटा यहां पे देखो दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों तरंगे ऐड होके बेटा क्या और ज्यादा ऊपर हो जाएगा क्या विस्थापन, माध्यम के कणों का विस्थापन। ये ब्लैक वाली तरंग भी किधर करवा रही है, ऊपर, ब्लू वाली तरंग भी किधर करवा रही है, ऊपर। तो क्या माध्यम के कण और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे क्या। तो बेटा इधर T = 0 बना रहा हूं, ये T = 0 की स्थिति है बेटा, ये बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे और ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे। देखो T = 0 पर। अब T = T/4 पे देखो बेटा, T = T/4 पर, क्या T = T/4 पर ब्लैक वाली तो ऊपर विस्थापित करना चाहती है और ये ब्लू वाली नीचे विस्थापित करना चाहती है माध्यम कणों को। तो माध्यम कण किधर भी नहीं जाएंगे, उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट विस्थापन कितना होगा, 0। एक ऊपर भेजना चाह रहा है, एक नीचे भेजना चाह रहा है, वो किधर भी नहीं जाएंगे, रिजल्टेंट विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। देखो ये सारे विस्थापन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक किधर प्लस में, एक किधर माइनस में, एक किधर भेजना चाह रहा है प्लस में, एक किधर माइनस में। एक की वजह से विस्थापन प्लस ए, दूसरे की वजह से माइनस ए, 0 हो जाएगा क्या बेटा।
तो बेटा पूरी रस्सी T बराबर T/4 पर बेटा पूरी रस्सी क्या दिखेगी? फ्लेट दिखेगी। T बराबर T/4 पर पूरी रस्सी क्या दिखेगी बेटा? फ्लेट दिखेगी। T बराबर T/4 पर पूरी रस्सी क्या दिखेगी बेटा? फ्लेट दिखेगी। फिर T बराबर बेटा 3, T बराबर बेटा T/2 पर जो पहले ऊपर था, जो लूप पहले ऊपर था बेटा वो किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जो बेटा नीचे था वो किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जो नीचे था वो किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। देखिए बेटा जी, देखिए, समझ पा रहे हो क्या तुम मेरी बात को? समझ पा रहे हो क्या बेटा मेरी बात को? अच्छा बेटा, और अगर और अपन समझना चाहें तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या बेटा? ऐसा लिख दूं क्या कि ये वाला पॉइंट जो है बेटा, ये वाला पॉइंट कभी भी मूव नहीं किया, ये वाला पॉइंट कभी भी मूव नहीं किया, ये वाला पॉइंट कभी भी मूव नहीं किया। ये 3 बिंदु बना रहा हूं बेटा, ये कभी भी तुम्हें विस्थापित होते हुए नहीं दिखेंगे। ये 3 बिंदु ऐसे बेटा कभी भी विस्थापित होते हुए नहीं दिखेंगे। ये 3 बिंदु ऐसे बेटा जो कभी भी तुम्हें विस्थापित होते हुए नहीं दिखेंगे। और ये बेटा जिन बिंदुओं का विस्थापन हमेशा 0 रहेगा, जिन बिंदु का आयाम 0 है, उनका आयाम 0 है, मतलब वो 0 डिस्टेंस पे भी ऊपर नीचे नहीं जाते, बिल्कुल मूव ही नहीं करते अपनी जगह से। ऐसे को क्या बोला जाता है बेटा? नोड बोला जाता है। नोड मतलब निस्पंद बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाएगा? निस्पंद, 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 निस्पंद। और बेटा कुछ बिंदु ऐसे रहेंगे जिनका आयाम क्या रहेगा? अधिकतम। जिनका आयाम क्या रहेगा? अधिकतम। बेटा स्टैंडिंग वेव में सारे बिंदुओं का आयाम सेम नहीं होता। जो चलने वाली तरंग होती थी, जो प्रगामी तरंग होती थी, जो प्रोग्रेसिव वेव होती थी, उसमें पहला कण अगर ए दूरी तक जाके आया तो दूसरा कण भी ए दूरी तक जाके आता है, तीसरा कण भी ए दूरी तक जाके आता है। बस थोड़े मोमेंट, एक मोमेंट बाद, एक मोमेंट बाद, एक मोमेंट बाद, लेकिन सब कहां तक जाके आते हैं? ए दूरी तक। बेटा स्टैंडिंग तरंग में ऐसा नहीं होता, अप्रगामी तरंग में ऐसा नहीं होता, स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता। हर बिंदु का आयाम क्या होता है? अलग अलग। कुछ बिंदु तो बिल्कुल मूव नहीं करते, उनका आयाम तो क्या होता है? 0 होता है बेटा। वो बंधे हुए बिंदुओं की तरह काम करते हैं। और कुछ बेटा कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनका आयाम अधिकतम होता है, 2a होता है। उनको क्या बोला जाता है? एंटी नोड, प्रस्पंद बोला जाता है। बेटा यहां पर 2 क्या बनेंगे? एंटी नोड बनेंगे। ये वाला बिंदु क्या रहेगा बेटा? एंटी नोड। 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 2-3 पॉइंट क्लियर करूंगा बेटा, 2-3 पॉइंट, 2 मिनट में, एक मिनट में एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। सुनना मेरी बात को। देखो बेटा, 2 नोड के बीच की दूरी, 2 नोड के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या λ/2 ही है क्या बेटा? λ/2 ही है क्या? देखो ऐसे एंटी नोड के बीच की दूरी, ये भी क्या होगी? λ/2, λ/2। ये सारे कण किधर है बेटा? ऊपर की तरफ। ये सारे कण किधर है? माध्य स्थिति से ऊपर। ये सारे कण किधर है बेटा? माध्य स्थिति से नीचे। बेटा 2 पॉइंट बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात को। नोड और नोड के बीच की दूरी, नोड और नोड के बीच की दूरी, या फिर एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, λ/2। ऐसे बेटा नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, या फिर एंटी नोड या नोड के बीच की दूरी, एंटी नोड या नोड के बीच की दूरी λ/4। पास पास आने वाले नोड हो या पास पास आने वाले एंटी नोड हो तो बेटा λ/2, लेकिन अगर नोड और एंटी नोड हो तो λ/4। हाँ 12 बजे क्लास है बेटा, लेकिन ये 2.2 मिनट के तो इनको तो समझ लो। तो बेटा अब ये 2 पॉइंट लिख रहा हूं डायरेक्ट, सुनना मेरी बात को। 2 पॉइंट डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 2 पॉइंट डायरेक्ट लिख रहा हूं।
नोड और नोड के बीच की दूरी या फिर एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, λ/2। लेकिन नोड और एंटी नोड हो या फिर एंटी नोड और नोड हो, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, λ/4। और दूसरा स्टार पॉइंट बेटा, दो लगातार नोड के मध्य के सभी कण समान कला में होते हैं। और बेटा नोड के अगल बगल वाले कण, लेफ्ट राइट वाले कण, अगल बगल वाले कण विपरीत कला में होते हैं। विपरीत कला में होने का मतलब क्या होता है बेटा, 180 डिग्री कलांतर होगा। 180 डिग्री कलांतर मतलब बेटा एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो दूसरा किधर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्लियर है बेटा जी? डन है बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो फिर क्लास खत्म करें अब। ओके टाटा बाय। कल मिलते हैं 10 बजे मॉर्निंग में। ओके बेटा जी, बाय टाटा, थैंक यू।